अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबा शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि शदीद गर्मी में कई घंटों की लोड शेडिंग सहने वाले शहरियों के लिए नया इम्तहान। के इलेक्ट्रिक को बिजली की बंदिश के लिए नया बहाना मिल गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि एक यूनिट पर टेक्निकल फॉल्ट आने से बिजली की पैदावारी सलाहियत कम हो गई है। इस हवाले से देखिए अशरफ खान की ये रिपोर्ट। कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। क्या ऐसा हो सकता है? लगता नहीं। कराची वालों, आप हाथ वाला पंखा संभालो। के इलेक्ट्रिक ने साफ साफ कह दिया, बिजली की पैदावारी सलाहियत में कमी की वजह से अब कम नुकसानात वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट होगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिन कासिम पावर स्टेशन 1 के एक यूनिट पर टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। 123 मेगावाट कमी का सामना है, इसलिए रिहायशी सार्फिन को रिलीफ देने के लिए निफ सनती जोन्स में भी लोड मैनेजमेंट होगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मजीद कहना है कि फॉल्ट दुरुस्तगी पर आरजी लोड मैनेजमेंट खत्म होगी, लेकिन ये फॉल्ट खत्म कब होगा बताना भूल गए। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनी सलवी तो पहले ही कह चुके हैं, लोड शेडिंग के खात्मे में अभी वक्त लगेगा। 525 अगले साल जी और 400 उसके अगले साल और 800 उसके अगले साल। तो ये एनटीडीसी से विफाक से होगा या फिर आपकी अपनी प्रोडक्शन? हमारा भी है जी और इसमें वफाक भी है। लोड शेडिंग का हो या लोड मैनेजमेंट, बिजली की बंदिश तो जैसे शहर कायद के बासियों का मुकद्दर बन गई। अशरफ खान, समा, कराची। कराची में बिजली बहरान मजीद संगीन हो गया कि इलेक्ट्रिक के बिन कासिम 1 के एक यूनिट में फनी खराबी के बायस शॉर्टफॉल 900 मेगावाट से तजावुज कर गया है। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, अपडेट कीजिए। बिजली की सूरत की बात करें तो इंतहाई संगीन हो गया, क्योंकि एक प्लांट है बिन कासिम 1 का, वो जो 130 मेगावाट देता था वो गुज़िश्ता रात से बंद है। अब तक उसमें तकनीकी खराबी है, दूर नहीं हो सकी। इस वक्त जो शहर को 2500 मेगावाट जो बिजली फराहम की जा रही है, उसे मजीद जो 130 कम हो गई, यानी 2370 मेगावाट बिजली ही फराहम की जा रही है। और इस वक्त जो शॉर्टफॉल है 900 मेगावाट से तजावज कर गया। यहाँ जो सनतकारों से बात हुई है 7 फिर लोड शेडिंग 8 घंटे की शुरू कर दी गई, रात 12 बजे से जो सुबह 8 बजे तक। इसके अलावा जो लोड शेडिंग वाले 40 इलाका है, लांडी, कोरंजी, मलिर, शाह फैसल, इसके अलावा नॉर्थ कराची है, नौरानाबाद है, औरंगी है, कोरंजी है, इन सब एरियो में जो है जो 7.5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी वो एक बार फिर 12 घंटे तक पहुंच गई और नो लोड शेडिंग एरिया में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। ठीक है अशरफ खान, अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। कराची के अक्सर इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मजीद जानते हैं सलमान अहमद से। जी सलमान अहमद, अपडेट कीजिए। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जू का तू है, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। सारे दावे धरे के धरे रह गए। कराची का शायद ही कोई इलाका हो जहां अब भी तकरीबन 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग ना की जा रही है, उसमें गैर एलानिया लोड शेडिंग हो या फिर एलानिया हो। इसके अलावा शहरी कहते हैं कि अब इलेक्ट्रिक ने नया बहाना बना लिया है लोड शेडिंग करने का। अब टेक्निकल फॉल्ट की बुनियाद पर या मुरम्मती काम की बुनियाद पर मैसेज कर दिया जाता है सारिफिन को कि इतने दौरानिए तक लोड शेडिंग की जाएगी। तो ये एक नया बहाना बना लिया है, जिसकी वजह से शहरी शदीद गर्मी में परेशानी का शिकार हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं, लांडी, कोरंगी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलिर के मुख्तलिफ इलाके हैं। इसके अलावा सुरजानी टाउन, औरंगी टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। उन समेत कई इलाके हैं कराची के जहाँ पर अब भी जो है वो 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुख्तलिफ बहाने बनाकर भी जो है वो लोड शेडिंग का अमल किया जा रहा है। शहरियों ने ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि हुकूमत ने जो दावा किया था कि अगर के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म ना किया गया तो उसको टेक ओवर कर लिया जाएगा। तो उस जो दो टोक जो मुतालबा किया था वफाकी हुकूमत ने, अब उस पर अमल दरामद करे और के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर करे ताकि जो कराची के शहरी हैं उनको लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल हो सके। जी ठीक है सलमान अहमद, अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। और कराची वाले ओवर बिलिंग का अजाब क्यों भुगत रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के साबिक चेयरमैन ने वजह बता दी। इकराम सहगल का कहना है कि के इलेक्ट्रिक कर्जों की अदायगी के लिए ओवर बिलिंग कर रही है। केई के मौजूदा सीईओ कंपनी चलाने के अहल ही नहीं है। सभा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान ने इकराम सहगल से मजीद क्या गुफ्तगू की है, आइए आपको सुनवाते हैं। आप अपनी बिल जाके देखें ना, अभी क्यों आपकी बिल बढ़ गई है, ये एक्सेसिव बिलिंग क्यों हो रही है आपको? इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पास आपके जो लोन्स हैं उसकी आपने इंटरेस्ट आपने वापस करनी है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी है। जब भी आप कोई पावर प्लांट वगैरह लगाते हैं तो आप समझे कि करीबन आप $1 मिलियन पर मेगावाट आप देते हैं, तो अगर आप 900 मेगावाट कर रहे हैं तो $700-800 मिलियन आप खर्च करेंगे।
तो आप एक 1.5 बिलियन डॉलर का डेट आप अपने पर चढ़ा रहे हैं और पहले ही आपके पास काफी कर्जा है। उसके बरक्स आपके पास दो प्लांट्स बिल्कुल नजदीक हैं, एक हब पावर प्लांट और दूसरा लकी पावर, जो आपको कम एक 1200 मेगावाट और एक 500 मेगावाट आपको इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। या आप जो पैसे लगाने चाहिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन में, लाइनों के ऊपर और नीचे ट्रांसफार्मर्स के ऊपर अपनी लाइन ठीक करने के लिए वो वगैरह, ये तो आप पैसे खर्च कर रहे हैं पावर प्लांट लगाने के लिए, जब आपको पावर प्लांट जरूरत नहीं है। पावर प्लांट लगाने के लिए जो इन्होंने मशवरा किया, जिससे बात की, वहाँ पर इनके पास एक फॉरेन नेशनल है जो KE का भी वो है, एम्प्लॉय भी है, और वो इनके जो KES पावर उसका भी एम्प्लॉय है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और मैंने आखिरी बोर्ड मीटिंग में उसको इजाजत भी नहीं दी थी उसके कहने पर, और उसकी बड़ी क्लोज लिंक्स हैं बाकी पावर कंपनीज के साथ। नेचुरली उसकी कोई नेशनल इंटरेस्ट की स्टेक नहीं है। देखिए, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन यहाँ पर मुल्क में हो और इस लेवल के हो, उसकी तो ताल्लुकात होती है पॉलिटिशियन से, मुझे कोई शक नहीं। आरिफ नकवी साहब की जो थी वो उनकी अच्छी खासी होगी आसिफ जरदारी के साथ और MQM के साथ उस जमाने में। उसके बाद PML आई तो PML में भी उनकी थी, अच्छी थी इनके साथ, नवाज शरीफ के साथ। कुछ लोग उनके वो हैं, वो अभी भी गवर्नमेंट में है। ये कहना कि भाई इमरान खान की वजह से ये वो, मैं जो कुछ मैं जानता हूँ इमरान खान की वजह से नहीं होता है। जो होता है वो उनके नीचे होता है, और ज़रूर और बहुत सी चीज़ें उनके नीचे होती रहती हैं, और मैं समझता हूँ उसके ऊपर पर्दा नहीं जगाना चाहिए। और ये नेशनल अकाउंटिंग ब्यूरो को भी देखना चाहिए कि भाई अगर ये बात हो रही है क्यों हो रही है। मैं कोई एक्सप्रेशन प्रेजेंट CEO के पर नहीं डाल रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वो क्वालिफाइड नहीं है इतनी बड़ी यूटिलिटी कंपनी रन करने। और ये मैं फर्स्ट हैंड से कहता हूँ, क्योंकि जब मैं खुद उनको ज़ाती बहुत एडमायर करता था एज अ CEO, लेकिन जब आती थी टेक्निकल बातों में उनके पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है। के इलेक्ट्रिक और अबराज की मुबैना मेगा करप्शन से मुतालिक FIA की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक PP दौर में के इलेक्ट्रिक के फर्नेस ऑयल का खर्चा भी वजारत खजाना ने उठाया। इदारा बगैर किसी मुआहदे के 14 बरस तक SSGC से गैस हासिल करता रहा। KESC को दी जाने वाली हुकूमती माली मराद की छानबीन होनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक और अबराज की मुबैना मेगा करप्शन से मुतालिक FIA की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक PP दौर में के इलेक्ट्रिक के फर्नेस ऑयल का खर्चा वजारत खजाना ने उठाया। यही नहीं, इदारे को 14 साल तक SSGC से किसी मुआहदे के बगैर ही गैस मिलती रही। रिपोर्ट के मुताबिक अमीन राजपूत PP दौर में KESC के चीफ ऑडिटर से सुई सदन के MD बने। सवाल उठाया गया कि 2018 तक के इलेक्ट्रिक सुई सदन की दहिंदा थी, लेकिन नेपरा खामोश तमाशाई क्यों बनी रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि KE को शंघाई इलेक्ट्रिक के हवाले करने से पहले तमाम मामलात हल किए जाएं। रिपोर्ट पर कोई दस्तखत या तारीख मौजूद नहीं, जिससे सवालात उठ रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना 3 हफ्ते के लिए मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। हुकूमती अहदेदारों को कमीशन रिपोर्ट पर बयानबाजी से रोक दिया गया। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम बहरान पर भी कमीशन बनाने का इंदिया दे दिया है। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। हुकूमत और इदारे शुगर मिल्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। सरकार को कार्रवाई की इजाजत देने के साथ साथ मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर जरूरी पकड़ दकड़ न करने की हिदायत। ये भी कहा कि अदालती फैसले तक शुगर मिल्स के खिलाफ हुकूमत कोई हतमी हुक्म नहीं जारी कर सकती। हुकूमती अहदेदारान को शुगर कमीशन रिपोर्ट पर बयानबाजी से भी रोक दिया गया। शुगर मिल्स के वकील मखदूम अली खान का मौक़िफ़ था कि हुक्म इम्तना खारिज हुआ तो हाई कोर्ट में केस मुतासिर हो सकता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना 3 हफ्ते के लिए मुअत्तल किया और कहा कि शुगर मिल्स की दरखास्तों पर सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 हफ्ते में फैसला करे। दौरान समाअत अटार्नी जनरल ने कहा कि ये पहला कमीशन है जिसमें 2 वज़राए आला और वजीर आजम के करीब तरीन साथी को भी पेश होना पड़ा। अब हुकूमत चीनी के बाद पेट्रोलियम बहरान पर भी इंक्वायरी कमीशन बना रही है, लेकिन चाहते हैं कि पेट्रोल कमीशन से पहले हुक्म इम्तना वाला मसला हल हो। हुकूमत ने अखराजात कम करने के लिए मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन कवानीन में तरमीम का फैसला कर लिया। रिटायरमेंट की उम्र 55 साल और तनख्वाह में सालाना इजाफा खत्म करने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद।
अखराजात का बोझ कम करने का हुकूमती मिशन। IMF प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात का काम तेज। सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पॉलिसी की तैयारी। रिटायरमेंट की उम्र 60 से कम करके 55 साल करने की तजवीज़ सामने आ गई। नई पॉलिसी मुरतब करने के लिए कायम 3 कमेटियों ने सिफारिशात पर काम शुरू कर दिया। पहली कमेटी ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन से मुताल्लिक सिफारिशात देगी। दूसरी ग्रेड 17 ta 19, जबकि तीसरी कमेटी ग्रेड 20 से 22 तक रिटायरमेंट के मामलात देखेगी। कमेटियां मुलाजमीन की क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट बमा अखराजात की तजावीज़ भी पेश करेंगी। क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट की सूरत में मुलाजमीन को यकमुश्त वाजिबात अदा किए जाएंगे। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन का बिल 470 अरब रुपए तक पहुँचने पर हुकूमत परेशान। मुलाजमीन की तनख्वाहों पर सालाना इंक्रीमेंट खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। ताहम मेडिकल और हाउस रेंट समेत मुख्तलिफ अलाउंसेज में मामूली इजाफा किया जा सकेगा। इक़दाम से रिटायरमेंट के वक्त मुलाजमीन को कम पेंशन अदा करना पड़ेगी, जिससे हुकूमत पर माली बोझ कम होगा। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी के इल्ज़ामात पर पीपल्स पार्टी और अब्दुल कादिर पटेल कौमी असम्बली में फट पड़े। कहा, एक ऐसा केस जो अदालत में चल रहा है, इसके पलंदे असम्बली के फ्लोर पर पड़े गए। अब्दुल कादिर पटेल बोले, इल्ज़ामात का जवाब देना और हुकूमती नाअहलियों का पर्दा चाक करना हमारा भी हक है। इसी हाउस में मेरी गैर मौजूदगी में गैर मुसद्दिका, गैर तस्दीक शुदा इल्जामात से मेरी जात पर एक सब जुडिश मैटर के पूरे कागज के पलंदे पढ़ने की इजाजत दी गई। मैं कोई गैर पार्लिमानी रवायत कायम नहीं करना चाहता। अगर इतने सारे इल्जामात लगाए गए हैं तो एक गैर जानिबदार स्पीकर होने के नाते आप मुझे भी 5 मिनट देंगे कि मैं अपनी बात कर सकूं। समझ में नहीं आ रहा सर कि ये हुकूमत किस तरह चल रही है। और अगर ये सब कुछ इसलिए होता है और ये इल्जामात इसलिए लगते हैं कि मैं इस हुकूमत की नाअहली और नालायकी को बार बार गिनवाता नहीं रहूं, तो ये ख्वाब खरगोश वाली बातें खाम ख्याली है। मैं कल भी कहता रहा हूं, मैं आज भी कहूंगा और हमेशा कहता रहूंगा। इस असेंबली ने 20 से ज्यादा वजीर आजम आए और चले गए। उन 20-22 वज़ीर आज़म में सबसे ज्यादा अपनी बातों से मुकर जाने वाला और यूटर्न लेने वाला वजीर आज़म कौन? सर, आज आपसे इथियोपिया कोरोना का टेस्ट मांग रहा है। आपको इथियोपिया ने कंट्रोल लिस्ट में डाला है। आज आपकी कौमी टीम अफगानी एयरलाइन में सफर कर रही है। ये पाकिस्तान की इज्जत आपने कराई है। आगे बढ़ते और आपको बताया कि कराची पुलिस नाकाम हुई तो शहरी खुद ही डाकुओं से निपटने लगे। यूपी मोड़ में डकैती के दौरान गार्ड्स ने मज़ाहमत करके डाकू को पकड़ लिया। लांडी शेपा कॉलोनी में भी एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी सऊद बिन मुर्तज़ा, लोग अपनी मदद आपके तहत इन डाकुओं को पकड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ ये यूपी मोड़ के करीब वाक़या हुआ था। की दुकान पर मुसल्लह कहते तो एक गार्ड ने मज़ाहमत की, जबकि दूसरे ने फायर किया, जिस पर एक डाकू जख्मी हो गया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि गार्ड्स की बहादुरी से जो है एक डाकू पकड़ा गया और ये डकैती नाकाम हुई थी और इनके 2 साथी फरार हो गए थे। पिछले दिनों लांडी शेरपाव कॉलोनी का इलाका है, जहाँ पर जान पर खेलकर जो है शहरियों ने डाकुओं को पकड़ा था, जिसमें इस वारदात में भी एक मुलजिम पकड़ा गया था और 2 फरार हो गए थे। 3 मुलजिमान वारदात के लिए आए थे और लूटमार करके जो कैश था काउंटर में जा रहे थे। इस दौरान शहरियों ने खुद ही जो है डाकुओं को। ठीक है, सऊद बिन मुर्तज़ा अपडेट करें, आपका शुक्रिया। लाहौर में डकैती की वारदातें थम न सकी। बढ़ती हुई वारदातों से शहरी खौफ में मुब्तला हो गए हैं। घर के बाहर सहाफ़ी को लूटने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। तफसील देखिए रियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। डकैती की ताज़ा वारदात हुई इस्लामपुरा के इलाके में। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 डाकू मोटरसाइकिल पर आए। मोटरसाइकिल चलाने वाले एक डाकू ने मुंह पर मास्क, जबकि पीछे बैठे डाकू ने कपड़े से चेहरा ढांप रखा है। दोनों ने आते ही घर के बाहर गाड़ी से सामान निकालते हुए सीनियर सहाफी से नकदी लूटी और फरार हो गए। रवां साल लाहौर में डकैती और राहजनी की 4000 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस सब अच्छा का राग अलाप रही है। रियाज अहमद, समा, लाहौर। दूध वालों की 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने डेयरी फार्मर्स माफिया का सारा पोल खोल दिया। नुकसान का राग अलाप कर शहरियों को महंगा दूध बेचने वालों की दूध पर कितनी लागत आती है, इसका कोई हिसाब ही नहीं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर। महंगाई में किस तरह पिलाएंगे, हम तो नहीं पिला सकते बच्चों को, दूध पिला ही नहीं सकते।
आखिर डेयरी फार्मर्स वाले कराची में बार बार दूध क्यों महंगा बेचने का राग अलापते हैं? क्या वो नुकसान में हैं? सच की तलाश में कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कोकब इकबाल के पास पहुंचे तो उन्होंने डेयरी फार्मर्स की हठधर्मी का सारा पोल खोल दिया। अफसोस की बात यह है कि इन्होंने तो वो जो लागत में है, अपने नौकर की भी सैलरी लगाई हुई है, अपने बच्चों की फीसें भी लगाई हुई है, बिजली का बिल भी लगाया हुआ है, पानी का बिल भी लगाया हुआ है, हालांकि कुंडे पे बिजली ले रहे हैं उसका भी बिल वो लगाया हुआ है। जो अनऑथराइज्ड जगह पे बैठे हुए हैं उसकी भी इन्होंने वो लगाई हुई लागत। जी हाँ, माफिया का रूप अख्तियार करती डेयरी फार्मर्स की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, इनसे कोई पूछने वाला ही नहीं। गैर म्यारी दूध महंगे दामों बेचना शहरियों की जेबों पर डाका डालने से कम नहीं। कोकब इकबाल ने कहा कि उन्होंने मुतालबा कर रखा है कि दूध की क्वालिटी को चेक कराया जाए। दूध महंगा होने से दही, लस्सी, मक्खन, मिठाई, केक और डब्बे का दूध भी महंगा हो जाएगा। जब तक हुकूमत 4-5 दुकानों पर कार्रवाई करने की बजाय इस माफिया को लगाम नहीं डालेगी, माफिया की जड़ें मजबूत होती जाएंगी। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। और अब कुछ बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। कराची में महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा, हर चीज़ के दाम बढ़ाकर वसूल किए जा रहे हैं। शहरी इंतजामिया क्या कर रही है, जानते हैं खुर्शीद आलम से, जो इस वक्त न्यू कराची सिंधी होटल के बाजार में मौजूद है। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, यहाँ पर शहरियों का क्या कहना है बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से? जी बिल्कुल, कराची में मुख्तलिफ बाज़ारों में दौरा करने के बाद कम से कम ये बात ज़रूर सामने आई है कि सरकारी रेट और बाज़ारों में फ़रोख्त होने वाली सब्ज़ी और फलों के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसकी वाहिद वजह सिर्फ ये है कि जिस इंतज़ामी मशीनरी की जिम्मेदारी थी कि कीमतों पर नज़र रखेंगे, वो अफसरान अपने कमरों से बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आते। दूध की कीमतों में इजाफा हो चुका है, 120 रुपये लीटर फ़रोख्त हो रहा है। और इस हवाले से कमिश्नर कराची की जानिब से या उनकी टीम की जानिब से कोई कार्रवाई ऐसी होती हुई नज़र नहीं आ रही कि जिससे सार्फिन को इत्मीनान हो। कम बेशी यही सूरत हाल सब्ज़ी और फलों की है कि टमाटर इस वक्त दर्जा दोम का जो है वो 80 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन उसकी असल कीमत इससे कुछ और है। अगर हम बात करते हैं आलू की, तो आलू की सरकारी कीमत 41 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में आलू की कीमत 50 से 60 रुपये फ़ी किलो वसूल की जा रही है। प्याज का निर्ख अगर 28 रुपये किलो सरकार ने मुकर्रर किया है, तो वो 40 से 50 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। यही सूरत हाल पालक की है कि जिसका सरकारी रेट 53 रुपये, लेकिन इस वक्त भी पालक 60 से 80 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। अगर हम बात करते हैं लौकी की, तो 63 रुपये किलो वाली लौकी 100 और 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। अगर हम बात करते हैं अरवी की, तो अरवी जैसी आम सी सब्ज़ी जो है वो 83 रुपये उसकी कीमत मुकर्रर की है, लेकिन 120 से 150 रुपये उसकी कीमत वसूल की जा रही है। अगर हम बात करते हैं चिकन की, तो उसका सरकारी रेट गुज़िश्ता 2.5 महीने से 214 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर गोश्त का, लेकिन वो 280 से 320 रुपये किलो तक उसकी कीमत वसूल की जा रही है। सार्फिन ने सख्त तनकीद की और ये कहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि सिर्फ महंगाई में इजाफा ही देखा गया है। जी ठीक है, खुर्शीद आलम अपडेट करें, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के भट्टा एसोसिएशन की बात करते हैं, जो किसी से पीछे नहीं, ईंटों की कीमतों में इजाफा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। जी अपडेट कीजिए शाहीन, कितना इजाफा किया गया है कीमतों में? जी बिल्कुल, गरीब आदमी का अपने घर का ख्वाब शायद अब ख्वाब ही रह जाए, क्योंकि भट्टा मालकान एसोसिएशन ने ईंटों के रेट जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। पहले 1000 ईंट की कीमत 7500 रुपये थी, जो कि बढ़ाकर अब 9500 रुपये कर दी है। वजह इनकी तरफ से यही बताई जा रही है कि कोयले के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। 20 से 40% में इजाफा होने की वजह से इनको भी मजबूरन अपने रेट बढ़ाना पड़ रहे हैं। जो भट्टा मालकान एसोसिएशन के इंचार्ज हैं, उनका साथ ये भी कहना है कि अगर कीमतें कोयले की में कमी ना आई, तो इसके बायस इन लोगों को मजीद कीमतें भी बढ़ाना पड़ सकती हैं, रेट मजीद ऊपर भी ईंटों का जा सकता है। वरना इनकी तरफ से ये धमकी भी दी जा रही है कि अगर कीमतों पर काबू ना पाया गया तो फिर ये अपने भट्टे जो हैं वो बंद कर देंगे, जिससे शहर में ईंटों की सप्लाई भी रुक जाएगी। एक तरफ तो ये परेशानी है, दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि इंतजामिया इस सिलसिले में इनसे किसी किस्म का ताउन करने को तैयार नहीं है। और गरीब आदमी भी परेशान है जो कि यहाँ पर ईंटों की खरीदारी के लिए आते हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर पहले जो ईंटों के रेट थे वो कम थे, मुनासिब थे, घर की तामीर हो रही थी, लेकिन अब चूंकि रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बायस जो आम शहरी है जिसने अपना घर बनाना है उसको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी शाहीन शहजादी अपडेट करिए, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं कि कराची में जहां चाहें मवेशी मंडियां लगाएं, कोई पूछने वाला नहीं। कमिश्नर कराची के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई। शहर की आम शाहराहों, गली और महलों में मवेशी मंडियां लगी हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद हफीज़ से। जी मोहम्मद हफीज़ अपडेट कीजिए, एसओपीज़ तो बिल्कुल फॉलो ही नहीं की जा रही। कमिश्नर कराची की जानिब से जोर शोर से ऐलान किया गया है कि शहर में गली महल्ले और अहम शाहराहों पर किसी सूरत मवेशी मंडी नहीं लगाई जाएगी। इस पाबंदी पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं।
तो हम आ गए हैं कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके नॉर्थ नाजाबाद में, जहां पर जो है कमिश्नर कराची की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई थी कि जगह जगह जानवर खड़े नहीं किए जाएंगे, मवेशी मंडी नहीं लगाई जाएगी, तो उस जो पाबंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रास्ता 5 स्टार से जो है सकीसन की जानिब जाता है, उसकी फुटपाथ पे दोनों तरफ जो है छोटी छोटी मवेशी मंडियां लगा दी गई हैं, बकरे लाए गए हैं, उनको बेचा जा रहा है। कमिश्नर कराची कहाँ है, कमिश्नर कराची की टीम कहाँ है, कोई नहीं पूछने वाला। आप खरीदना है बेचना है? बेचना है। तो कमिश्नर साहब ने तो पाबंदी लगाई हुई कि मेन सड़कों पे आप नहीं खड़े खरीदेंगे, जानवर खड़े करके नहीं बेचेंगे। आपको कोई पूछने नहीं आया, मना नहीं कर रहा? मना तो कोई भी नहीं कर रहा अब तक, मना तो कोई भी नहीं कर रहा अब तक। तो कमिश्नर साहब, हम नॉर्थ नाजाबाद के बाद गुलबर्ग टाउन में आ गए हैं। वाटर पंप चुरंगी से जो रास्ता सकीसन की जानिब जाता है, यहाँ मौजूद हैं, आपको दिखा सकते हैं। ये देखें जानवर। कराची वाले कहते हैं कि कमिश्नर साहब आप पाबंदी लगाएं और दावे बाद में क्या करें, पहले जो है अमल दरामद करने के लिए जो है प्लानिंग कर लिया करें। कराची के अंदर जो है ये मवेशी मंडियाँ लगी हुई है और कि तमाम आपके जो दावे हैं पाबंदी है, उन तमाम दावों की कली खोल रही है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कोयटा में मवेशी मंडी कायम कर दी गई। शहरी कहते हैं जानवर महंगे हैं। व्यापारियों ने बॉर्डर की बंदिश और जिला बंदी को वजह करार दे दिया। बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा भी कर दिया। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर बड़ी मवेशी मंडी कायम कर दी गई, जहां बड़ी तादाद में गाय, बकरे और दुम्बे फरोख्त के लिए लाए गए हैं। शहरियों का कहना है कि जानवर महंगे होने के बायस इनकी खरीद मुश्किल है। 10 दिन पहले हम एक बकरा लेके गए थे, 8,500 का, बहुत ज़बरदस्त बकरा था। उसी के बराबर का आज बकरा जो है वो 15, 16, 18,000 रुपये मांग रहे हैं। व्यापारी कहते हैं कि चमन बॉर्डर की बंदिश और जिला बंदी के बायस माल महंगा है। व्यापारियों ने मंडी में पानी, बिजली और शेल्टर की सहूलियात देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। और अहम खबर दें आपको, लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है। अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है। आपको बताएं कि उज़ैर बलोच को सख्त सिक्योरिटी में ATC में पेश कर दिया गया है। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के हाथों में हथकड़ी भी लगाई गई है। आपको बताएं कि उज़ैर बलोच की 3 बरस बाद पहली बार ये पेशी की जो फुटेज है आप समा पर देख सकते हैं। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। जी इरफानुल हक, अपडेट कीजिए। जैसे ही हमारा राब्ता इरफानुल हक से होगा हमारे नुमाइंदे से, आपको इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं कि लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि BRT मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी को इस्लामाबाद में 3 नए मंसूबों का ठेका दे दिया गया। मेंबर फाइनेंस CDA राना शकील ने प्रोग्राम नया दिन में बताया कंपनी असल तखमीने से कम पर 3 मंसूबे मुकम्मल करेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। BRT मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी के लिए नए ठेके। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 3 नए मंसूबों की जिम्मेदारी सौंप दी। मेंबर फाइनेंस CDA राना शकील ने प्रोग्राम नया दिन में तफसीलात बता दी। एक रावल चौक के ऊपर इंटरचेंज बनाने का मंसूबा था। ठीक। एक है जो इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर 2 जगह जहां चौक होती हैं, कोरिंग ब्रिज के ऊपर और उसके साथ उसकी एक्सेस रोड है 1.5 किलोमीटर की, और तीसरा है PWD का इंटरचेंज। ठेका हासिल करने वाली कंपनी ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर थी, जबकि 0 पॉइंट और कश्मीर हाईवे प्रोजेक्ट भी मुकम्मल कर चुकी है। राना शकील ने कहा है कंपनी तीनों नए मंसूबे असल तखमीने से कम लागत पर मुकम्मल करेगी। रावल चौक वाला इंटरचेंज है वो हमारा एस्टिमेट तकरीबन 1246 मिलियन का था, तो जो लोएस्ट बिड आई है वो 1117 मिलियन की आई। इसी तरह कोरंग ब्रिज वाला वो हमारा एस्टिमेट 741 मिलियन का था, जो लोएस्ट बिड आई है वो 628 मिलियन की है। PWD में हमारा एस्टिमेट 508 मिलियन का था। जो लोएस्ट बिड आई है वो 420.5 मिलियन की है। राना शकील कहते हैं कंपनी ने ओपन बिडिंग में कामयाबी हासिल की है। फिरदौस मार्केट लाहौर का प्रोजेक्ट भी इसी कंपनी के पास है। हमें कोई शिकायत नहीं मिली। जब तक कंपनी के खिलाफ तहकीकात ना हो उसे काम करने से नहीं रोका जा सकता।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना मुतासरीन को सहूलियात देने में सिंध को नंबर 1 करार दे दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चैलेंज दिया कि टेस्टिंग रेट सिंध के बराबर करके दिखाएं। ये भी इल्जाम लगाया कि पीटीआई की हुकूमत जानबूझकर कोरोना के टेस्ट कम कर रही है। अवाम की जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है। टेस्टिंग 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 पहले दिन से पूरा दुनिया हमें कह रहा है और उसमें भी ये नालायक हुकूमत कॉम्प्रोमाइज कर रही है, जानबूझ के अपना टेस्टिंग कम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी और सेहत को खतरा में मजीद खतरा में डाल रहे हैं। एक साजिश के तहत आप अपना टेस्टिंग कैपेसिटी कम करते हो तो फिर ये अपने अवाम के खिलाफ साजिश। जितने भी आप अपना वज़ीर आज़म समेत कितने वज़ीर होंगे वो अगर वो अपने आप का मजाक बना रहे हैं जब वो कहते हैं कि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है। अगर आप टेस्टिंग बंद करेंगे तो ग्राफ नीचे जाएगा। आज हम उनको एक नया चैलेंज दें, पंजाब हो या केपी, आपका पर कैपिटा टेस्टिंग रेट सिंध का बराबर को लेकर आए। कहते हो आप दुनिया को लीड कर रहे हो। अगर आप दुनिया को लीड कर रहे हो तो आपका कोशिश होना चाहिए कि हर जो मुतासरीन है उसका आइडेंटिफाई करें। सिंध का पर कैपिटा टेस्टिंग जो पाकिस्तान के हर सूबा से आगे है उसका ज़रा मुकाबला करके दिखाएं। दुनिया के कई ममालिक में तबाही फैलाने के बाद कोरोना का जोर टूट रहा है, मगर कई ममालिक में अब भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि दुनिया के वो कौन से 10 ममालिक हैं जहां इस वक्त कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे, जहां कोरोना की सूरत हाल काबू में आने लगी है। मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। वतन अजीज एक्टिव केसेस के लिहाज से दुनिया में 8वें नंबर पर है। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 84,000 रह गई है। एक्टिव केसेस की फहरिस्त में अमेरिका सबसे आगे है। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 17,60,000 के करीब है। इसी तरह ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है। यहाँ एक्टिव केसेस 5,80,000 से तजावुज़ कर चुके हैं। पड़ोसी मुल्क भारत की अगर हम बात करें तो भारत में कोरोना अब भी आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ कोरोना मरीजों की तादाद 3,05,000 से तजावुज़ कर चुकी है। जनाब, भारत में रोज़ाना हज़ारों केसेस और सैकड़ों अमवात सामने आ रही हैं। एक्टिव केसेस में रूस का नंबर 4 है, जहां कोरोना के एक्टिव मरीज 2,18,000 हैं। इसी तरह जनूबी अफ्रीका में कोरोना मरीजों की तादाद 1,37,000 से ज़ायद है। पेरू लिस्ट में 6ठे नंबर पर है, जहां कोरोना से लड़ने वाले मरीजों की तादाद 97,000 से तजावुज़ कर चुकी है। बांग्लादेश में भी वबा तेज़ी से फैल रही है। यहाँ एक्टिव केसेस 86,000 से बढ़ चुके हैं। 81,000 मरीजों के साथ कोलंबिया 90, जबकि मैक्सिको तकरीबन 80,000 एक्टिव मरीजों के साथ 10वें नंबर पर मौजूद है। लॉकडाउन की पाबंदियों के खिलाफ रावलपिंडी के स्नूकर क्लब्स मालकान भी मैदान में आ गए। कहते हैं जब सबको SOPs के तहत काम करने की इजाजत दी जा रही है तो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है। इस हवाले से देखिए उमर आसिफ की ये रिपोर्ट। वीरान पड़े स्नूकर क्लब हॉल्स, गर्द सेटी टेबल्स, 4 माह से कोने में रखी स्टिक्स और चौक भी जैसे उदास हों। कोरोना गर्दी ने रावलपिंडी के क्यूज से तफरी का जरिया तो स्नूकर क्लब्स मालकान से रोजगार छीन लिया। क्लब्स मालकान का हुकूमत से कारोबार खोलने की इजाजत देने का मुतालबा। कहा मुतालबा तस्लीम ना हुआ तो स्नूकर के खेल को सख्त नुकसान होगा और इनके खानदान वाले फाकों पर मजबूर हो जाएंगे। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि टैलेंट का सबसे पहले, क्योंकि पाकिस्तान 3 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन और 1 दफ़ा एशियन चैंपियन रह चुका है। माशी तौर पे भी कमज़ोर हो गए हैं हम लोग, मतलब कि चूल्हे बंद हो चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की भी यकीन दहानी। मास्क के बगैर कोई भी शख्स क्लब में इंटर नहीं हो सकता। हम जितनी भी बॉल्स और हमारी जितने भी क्यूज़ इस्तेमाल होती हैं हम उनको सैनिटाइज करेंगे। अंडर एज चिल्ड्रन का आना सख्ती से मना होगा और 60 अबव या 50 अबव लोगों का आना मना कर देंगे। स्नूकर क्लब मालकान ने हुकूमत से बिजली बिलों और किराए की मद में भी रिलीफ मांग लिया। स्नूकर क्लब मालकान का कहना है कि हुकूमत इनके लिए भी SOPs जारी करे ताकि इनके कारोबार दोबारा आबाद हो सकें। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। गर्मी और लॉकडाउन के सताए अवाम ने मुश्किलात के बावजूद सवात की हसीन वादी का रुख कर लिया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सैयद शहाबुद्दीन।
बर्फपोश पहाड़, शफाफ बहते झरने और खूबसूरत आबशार। हरे भरे दरख्तों के दरमियान ये है कुदरती हुस्न से मालामाल महोडन झील, जहाँ का सुहाना मौसम और दिलकश नजारे सयाहों को दावते नजारा दे रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद तवील सफर करके बाद सयाह यहाँ पहुँचे और खूब एंजॉय किया। साथ ही सयाहती मुकामात से पाबंदी उठाने का मुतालिबा कर दिया। 24 घंटे सफर करने के बाद हम लोग इधर पहुँचे हैं। हमारा हुकूमत से ये अपील है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है ना, जो भी मामलात हैं, लेकिन ये अपना कलाम वादी कलाम में जो ना आने के लिए इजाज़त दी जाए। ये बहुत खूबसूरत इलाका है। हम लोग इंजॉय कर सकते हैं SOPs को फॉलो के साथ भी। हम लोग उनको अपनी जो प्रिकॉशंस हैं उनका बस ख्याल रखें, एक दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा क्राउड अलाउड ना करें, लेकिन एटलीस्ट इस तरह की जगह ज़रूर खोलें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बाकी जगहों पे, तो लोग ऑटोमेटिकली यहाँ आना चाहते हैं। कई माह बाद महोडन झील में किश्तियाँ चली तो मुकामी अफराद का रोजगार बहाल हो गया। अभी तो 1000-1200 कमाते, पहले तो 2500-3000, इस तरह दिन भी आएगा 5-6 हज़ार भी हम कमाते हैं। अभी तो हालात थोड़ा ख़राब है ना, इस वजह से लोग इतना नहीं थे। मनचले जवानों ने हसीन मौसम में इलाकाई रक्स करके समा बांध दिया। सयाहों को दावत नज़ारा देती ये मौसम कुदरत का हसीन शाहकार है। SOPs के तहत सयाहती मुकामात खोल दिए जाए तो जन्नत नज़ीर वादी की रौनकें बहाल हो सकती है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शाहबुद्दीन, समा, स्वात। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में कई ऐसे हैरान कर देने वाले सयाहती मुकामात हैं जो अब तक सयाहों की नज़रों से ओझल हैं। इनमें से एक ऐसी जगह पंचंबर है, यानी 5 आबशार हैं जो एक साथ बहती हैं। इस खूबसूरत मुकाम के बारे में बता रहे हैं समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल। बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बहुत से सियाती मुकामात हैं जिन पर अभी तक सयाहों की नज़र नहीं पड़ी है। ऐसा ही मुकाम है एक वादी नीलम की सब वैली जागरा में, जिसको मुकामी लोग कहते हैं पंचंबर, यानी कि 5 आबशार। और मेरी अकब में आपको नज़र आ रहे हैं 4 आबशार तो नज़र आ रहे हैं, एक जो है दरमियान में वो ओझल है क्योंकि पहाड़ी के पीछे है वो। और अगर इन आबशारों की बात करें तो ये सदियों पुराने जो बर्फ़ानी ग्लेशियर हैं उनसे इनका पानी आता है, और यहाँ तक आने के लिए कम से कम 2 दिन पैदल जो है वो चलना पड़ता है। और ख़ासकर जो यहाँ आने वाले सयाह हैं उनको गर्म कपड़े और दीगर जो हिफाजती सामान है वो ज़रूर साथ रखना पड़ता है। यहाँ आने वाले सयाहों का ये भी कहना है कि जो मुकामी सयाह हैं उनका कहना है कि अगर हुकूमत सहूलतें फराहम करे तो ये मकाम जो है मुस्तकबिल में सयाहत का एक बड़ा मरकज़ बन सकता है। अमीरुद्दीन मुगल अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। लाहौर में कुर्बानी के जानवरों के लिए 12 मंडियां कल से फाल हो जाएंगी। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। शाहपुर में शहर की सबसे बड़ी मंडी के दाखिली रास्ते पर SOPs पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है, ये बता रहे हैं शाहिद हुसैन। जी शाहिद हुसैन, अपडेट कीजिए। जी, इस वक्त हम शाहपुर कांजरा में मौजूद हैं और जो जानवरों के लिए 12 मंडियां लगाई जा रही हैं लाहौर के लिए, उनमें से एक मंडी जो है वो शाहपुर कांजरा है। ऑफिशियली तो इसका आगाज कल से होना है कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए, लेकिन वैसे ये मंडी जो है वो परमानेंट है और यहाँ पर तमाम साल जो है वो जानवरों की खरीदो फरोख्त की जाती है। जानवर जो कुर्बानी के लिए लाए जाने का आगाज हो चुका है, लोग ट्रकों में जानवरों को ला रहे हैं। जो यहाँ पर बेचने वाले हैं वो भी अपने टेंट और जो दीगर चीजें उनको दुरुस्त कर रहे हैं। जो दाखिली रास्ता है इस मंडी के लिए, वहां पर SOPs के ऊपर अमल दरामद देखने में आ रहा है कि बच्चों को दाखिला नहीं दिया जा रहा मंडी में आने के लिए। जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए जिन्होंने, उनको भी दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, और मास्क जो है और जो लोग आ रहे हैं उनको हैंड सैनिटाइजर भी दिया जाता है। लेकिन जब मंडी के अंदर आए तो जो बिल्कुल SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं है। लिखा हुआ है कि 3 फुट के फासले पर सबने खड़ा होना है, लेकिन लोग जो हैं वो हमें काफी क्लोज खड़े नजर आ रहे हैं। मास्क लोग गेट पे जो है वो लगा लेते हैं, लेकिन जब वो अंदर आ जाते हैं तो फिर वो मास्क जो है वो नहीं लगाते। जो बेचने वाले हैं उनकी तरफ से भी SOPs देखने में नहीं आ रहा। जो इंतजामिया के लोग हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि मंडी का आगाज कल से होना है तो इसलिए जो SOPs अंदर हैं, अंदर के लिए जो SOPs पर अमल दरामद जो है वो उस पर सख्ती वो कल से की जाएगी। जी ठीक है, शाहिद हुसैन अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। इसके साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sabah.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।